हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक गुजारिश है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़े और हम आपके लिए प्यारी प्यारी कहानियां लेकर आते रहें। और अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। पहली बार चेहरे पर क्रीम लगाकर, होंठों पर हल्की गुलाबी रंग की लिपस्टिक और आंखों को हल्की पतली काजल की लकीर से सजाकर दिव्या अपने आप को बार बार आईने में निहार रही थी। हल्के पीले रंग की ड्रेस और लंबे काले बालों में आज वो भला की खूबसूरत नज़र आ रही थी। मन के भीतर एक हल्की सी लहर हिचकोले ले रही थी, जिससे उसके हल्के गुलाबी होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आती थी, जो उसे बेहद आकर्षक बना रही थी। कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है, जो बोलो तो जानूं। ये गाना गुनगुनाते हुए चटक लाल रंग का गुलाब का फूल लेकर घर से बाहर निकल गई। कुछ ही दूरी पर जाकर उसने एक फ़ोन लगाया। जल्दी अपने घर के सामने वाले बगीचे में आओ, मुझे ज़रूरी बात करनी है। कुछ ही मिनट में मोहित दिव्या के सामने आ गया। क्या बात है दिव्या, तुमने मुझे इतनी जल्दी इस पार्क में क्यों बुलाया है? कुछ काम है क्या? दिव्या शर्माते हुए मोहित की आंखों में देखकर अपनी पलकों को झुका लेती है। अपने हाथों में पीछे छुपाकर रखे लाल गुलाब को मोहित के सामने करते हुए कहने लगी, आई लव यू मोहित, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, वो भी बचपन से ही। ये क्या बकवास कर रही हो दिव्या? मोहित गुस्सा दिखाते हुए ज़ोर से चीख उठा। दिव्या की आंखें भर आई। उसने अपनी पलकों को नीचे झपकाकर आंसुओं को रोक लिया और एक फीकी मुस्कान होठों पर लाकर कहने लगी, मैं बकवास कर रही हूँ तो आंटी यानी तुम्हारी माँ आज हमारे घर रिश्ते की बात करने क्यों आई थी? मुझे लगा तुम मुझसे प्यार करते हो और तुम्हारे कहने से ही माँ रिश्ते की बात करने आई हैं। वो मुझे अपने घर की बहू और तुम्हारी पत्नी बनाकर लाना चाहती हैं। पागल हो तुम। प्यार कभी मेरे दिल में भी उभरा था तुम्हारे लिए, पर तुम्हारे साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं बिता सकता। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए पनप रहे प्यार को दफन कर दिया। ज़िंदगी मुझे बितानी है, माँ को नहीं। दिव्या धीमी आवाज़ में बुदबुदाई। मुझ में क्या कमी है? कमी? तुम में अच्छाई क्या है? तुम सिर्फ 10वीं पढ़ी हो और मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। मैं अपने बराबर की पढ़ी लिखी लड़की से शादी करना चाहता हूँ, ताकि हम दोनों की ज़िंदगी सेटल रहे। मैट्रिक पास लड़की से शादी करके समाज में हंसी का पात्र नहीं बनना मुझे। दिव्या अचानक ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। हा हा हा। उसे ऐसे हंसते देख मोहित कहने लगा, पगला गई हो? मुश्किल से अपनी हंसी को रोकते हुए दिव्या ने कहा, मोहित आज की तारीख क्या है, तुम्हें कुछ याद है? आज की तारीख से हमारे बीच हो रही बात का क्या संबंध है? संबंध है मोहित, आज 1 अप्रैल है और मैं तुम्हें अप्रैल फूल बनाने यहाँ आई थी। मुझे हंसी इस बात के लिए आ रही है कि तुम कितनी आसानी से उल्लू बन गए। ये क्या कह रही हो? सही तो कह रही हूँ मैं। अपनी काबिलियत जानती हूँ कि मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ। तुम्हारे लिए तो कोई सुशील और तुम्हारे जैसी पढ़ी लिखी तुम्हारे ही बराबर की हो तो जोड़ी परफेक्ट और बेमिसाल रहेगी। मैंने एक छोटी सी मजाक की और तुम उस मजाक को सच मान बैठे। वह फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। अच्छा, ये जो तुम इजहार मोहब्बत कर रही थी वो सिर्फ मुझे परखने के लिए? हाँ, आंटी रिश्ते की बात करने आई तो मैं चौंक गई। तुमसे यही कहने आई थी कि आंटी से मना कर देना कि दोबारा शादी की चर्चा ना करें। उससे पहले एक मजाक करके अप्रैल फूल के दिन इस हंसी मजाक की यादों को गुलाब की फूलों की तरह सहज कर रखना चाहती थी। अच्छा, अब चलती हूँ। दिव्या मोहित को एक नज़र भर देखकर मुड़ गई। मुड़ते ही उसकी आंखों से एक निर्मल धारा बह निकली। मोहित उसे जाते हुए देखता रहा। दिव्या के वहाँ से चले जाने के बाद मोहित तेज गुस्से में अपने घर की तरफ जाता है। घर पहुंचकर वह ज़ोर ज़ोर से माँ को आवाज़ देता है, माँ माँ कहाँ हो? अरे बात सुनो, जल्दी सामने आओ। अपने गीले हाथों को पहुँचते हुए माँ किचन से आते हुए, क्या हुआ बेटा, इतने गुस्से में क्यों हो? अपनी आंखों को तरेड़ते हुए मोहित ने कहा, आप किससे पूछकर दिव्या के घर रिश्ते की बात करने गई थी? उस जाहिल को आप मेरी पत्नी बनाकर लाना चाहती थी? आपने सोचा भी कैसे कि मैं उसे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लूँगा? मोहित की ऐसी बातें सुनकर आश्चर्यचकित होते हुए माँ ने कहा, जाहिल गवार किसे कह रहे हो? वह मैट्रिक पास है और पढ़ाई से भी ज़्यादा वह एक सुशील लड़की है जो घर संभालना अच्छे से जानती है। पिता की मौत के बाद उसने अपनी माँ और छोटे भाई को बखूबी संभाला है। ऐसी लड़की तुम्हारे घर तुम्हारी पत्नी बनकर आए तो यह तुम्हारे भाग्य हैं। उसे तो कोई भी अच्छा लड़का मिल जाएगा। और एक बार तुमने ही कहा था दिव्या तुम्हें पसंद है। अपने दोनों हाथों से माँ के कंधे को पकड़ते हुए मोहित ने कहा, पसंद में और पत्नी बनाने में अंतर होता है माँ। वो सिर्फ घर संभाल सकती है, मेरे साथ कहीं आने जाने लायक नहीं है। मैं एक ऐसी लड़की से शादी करूँगा जिसे साथ लेकर जाने में मुझे फ़ख्र हो। समाज में दिव्या जैसी लड़की सिर्फ पति का कामकाज बनाने के लिए ही होती हैं।
बेटी की ऐसी दकियानूसी बातें सुनकर अपने कंधे से उसका हाथ जोर से झटक देती हैं और गुस्से में कहती हैं, मुझे तुम्हारी बातें सुनकर खुद पर शर्म आ रही है। ये संस्कार तो मैंने तुम्हें नहीं दिए थे। तुम्हारी किस्मत खोटी है जो दिव्या के बारे में ऐसी बातें कर रहे हो। तुम्हारे जैसे अगर उसे मौका मिला होता तो तुमसे कहीं आगे होती। वो इस घर में आए तो ये उसकी नहीं तुम्हारी खुशकिस्मत होगी। तुम तो पढ़े लिखे मूर्ख निकले, वो क्या तुम उसके लायक नहीं हो। तभी टेबल पर रखा मोबाइल फ़ोन बज उठता है। माँ फ़ोन उठाकर हेलो कहती है। दूसरी तरफ से दिव्या की आवाज़ आती है, आंटी दिव्या बोल रही हूँ, मेरे नसीब में शायद आपकी बहू बनना नहीं लिखा है। आप आकर शगुन का सामान वापस ले जाना। मैं तभी मना कर देती, लेकिन माँ और आपके चेहरे की खुशी देखकर मना नहीं कर सकी। पर ज़्यादा दिन तक इन बातों को बढ़ावा देना ठीक नहीं। मोहित बहुत अच्छा लड़का है, पर मुझे किसी और से प्यार है। इस वजह से ये शादी नहीं हो सकती। मेरी नादानियों के लिए मुझे क्षमा कर देना। दिव्या की आवाज़ रुआंसी हो गई। यहाँ मोहित की माँ भी अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहने लगी, बेटा तुम्हें झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। जानती हूँ तुम्हारा प्यार कौन है और माफ़ी मुझे मांगनी चाहिए, बिना अपने बेटे को जाने अनजाने में ही। सही, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। दिव्या ने बिना कुछ कहे फ़ोन काट दिया। अपनी आंखों में आए आंसुओं को पोंछकर वह जैसे ही मुड़ी, सामने दिव्या की माँ वसुधा खड़ी उसकी सारी बातों को सुन रही थी। क्या कहा तूने? किसी और से प्यार करती है, इसलिए मोहित से रिश्ता ठुकरा रही है? पागल हो गई है? मैं मोहल्ले भर में मिठाई बांट कर आ रही हूँ कि मेरी बेटी के भाग जाग गई, रिश्ता खुद चलकर घर आया, और एक तू है मेरे नाम को मिट्टी में मिलाने लगी है। कहते हुए एक तमाचा वो दिव्या को जड़ देती हैं। अचानक आह की एक आवाज़ के साथ वसुधा जी ज़मीन पर गिर पड़ती हैं। माँ कहते हुए दिव्या उन्हें उठाने की कोशिश करती हुई अपने छोटे भाई सचिन को आवाज़ देती है, सचिन जल्दी से डॉक्टर अंकल को बुला कर ला। उसने रोते हुए माँ को जैसे तैसे बेड पर लेटा दिया। सचिन तुरंत डॉक्टर अंकल को ले आया। क्या हुआ दिव्या बेटा? डॉक्टर साहब पूछते हुए अंदर आ गए। रोते हुए दिव्या कहने लगी, देखिए ना अंकल, माँ को क्या हुआ, कुछ बोल ही नहीं रही, हाथ पैर भी ठंडे हो गए हैं। ठीक है, घबराओ मत, मुझे देखने दो। हाँ अंकल जल्दी देखिए। डॉक्टर अंकल ने आला लगाए काफ़ी देर तक चेक नब्ज देखते रहे, फिर दुखी हो गए, उनकी आंखें भर आई। क्या हुआ अंकल? कुछ अनहोनी के संदेह से दिव्या चीख उठी। वसुधा जी अब इस दुनिया में नहीं रही, हम सबको छोड़कर जा चुकी हैं। कहते कहते डॉक्टर की आंखें नम हो गई। दिव्या और सचिन दोनों माँ से लिपटकर रोने लगे। दीदी अब हमारा क्या होगा? कहते हुए सचिन अपनी दीदी के गले लग गया। दिव्या अपने छोटे भाई को गले से लगाते हुए, तू क्यों फिक्र करता है, मैं हूं ना। माँ तुम मुझे किसके सहारे छोड़ चली? एक बार मुझे माफ़ कर देती, मेरी बात तो सुन लेती। कहते कहते दिव्या फफक फफक कर रोने लगी। 6 महीने बाद अपने घर के किचन में पसीने से तर दिव्या रोटियां सेक रही थी। पसीना चेहरे से टपक रहा था और बालों की एक लट उसके गालों पर बार बार आगे पीछे हो रही थी। वह अपने काम में मगन थी और होंठों से गुनगुनाती उसकी मधुर आवाज़, तोरे नैना बड़े दगाबाज रे, कल मिले मुझको भूल गए आज रे, तोरे नैना बड़े दगेबाज रे। तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई। दिव्या गुनगुनाना बंद कर चिल्लाते हुए कहा, सचिन दरवाज़ा खुला है, आ जाओ। कुछ ही देर में वही दस्तक फिर से हुई। आखिर आटे से सने हाथ से ही माथे पर आए बालों की लट को पीछे करती वह दरवाजे पर पहुंच गई। यह क्या, दरवाज़ा खुला ही था सचिन। कहते कहते सामने किसी अजनबी को देखकर वह रुक गई। बालों की लट, पसीने की बूंद और चेहरे पर आटे की लकीर दिव्या की सुंदरता को और निखार रही थी। एक बार को तो वह अजनबी उसे देखता ही रह गया। उसकी आंखें दिव्या के आंखों में जैसे खो गई। एक सन्नाहट सी फैल गई। दिव्या ही खामोशी को तोड़ते हुए बोली, कौन है आप, क्या काम है? वह अजनबी जैसे नींद से जगा हो खुद को संभालते हुए उसने कहा, मेरा नाम राहुल सिंह है, मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ। यहाँ जो खाली मैदान है वहाँ पर कुछ दिनों में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होने वाला है। तुम्हारे घर के बगल में यह जो 4 कमरे खाली हैं, वह चारों कमरे कुछ महीनों के लिए किराए पर चाहिए, लेबर लोगों के रहने के लिए। मकान मालिक ने कहा कि इन कमरों की चाबी तुम्हारे पास है, तुमसे चाबी लेकर देख लूं और किराए की बात भी तुमसे ही कर लूं। दिव्या बिना कुछ कहे नाक सिकोड़ते लगी, हे भगवान, मेरी रोटी जल गई। वह तेजी से अंदर गई। जली रोटी हटाकर आंच धीमी करके चाबी का गुच्छा लेते हुए राहुल के हाथ में देते हुए कहने लगी, ये कोई वक्त है आने का? ना पहले आ सकते थे ना बाद में, और सीधे सीधे कहते कमरे की चाबियाँ चाहिए। मेरी रोटी जलने से बच जाती। दिव्या की बातें सुनकर राहुल के होंठों पर एक मुस्कान बिखर गई। राहुल ने बड़ी मासूमियत से कहा, सॉरी, बहुत गलती हो गई जी। कमरों की ओर इशारा करते हुए, इन कमरों का किराया कितना है? दिव्या थोड़ा गुस्सा होते हुए, ये लो, आपने कमरे देखे भी नहीं और किराए की बात करने लगे। पहले देख लो, पसंद आए तब किराए की बात करना। राहुल हौले से मुस्कुराते हुए कहने लगा,
कमरे बहुत अच्छे हैं और अब वो जैसे भी हों यही कमरे चाहिए और किराया भी जो बोलेंगे हम दे देंगे। जब कमरा देखना ही नहीं था तो खामखा मेरा वक्त क्यों बर्बाद किया। बनवारी अंकल आपको बोल देते कि चारों कमरे का कितना किराया है। राहुल हंसते हुए, यहाँ नहीं आता तो आपकी मधुर आवाज़ और आपकी खूबसूरती से अनजान रह जाता। बाय द वे आप गाना भी बहुत अच्छा गुनगुनाती हैं। चाबी का गुच्छा वापस दिव्या के हाथ में रखते हुए राहुल वहाँ से चला जाता है। दिव्या अपलक उसे जाते हुए देखती रह गई। तभी सचिन आते हुए, दीदी तुम किसे देख रही हो, यहाँ तो कोई नहीं है। किसी को नहीं रहे, अपनी गुनगुनाने की आदत से पीछा छुड़ाना चाहती हूँ पर यह लत है जाती ही नहीं। और कोई भी एरा गेरा आकर कुछ भी बोलकर चला जाता है। क्या हुआ दीदी, बड़ी परेशान नज़र आ रही हो। छोड़ कुछ नहीं हुआ, चल हाथ मुँह धो, मैं खाना परोस कर लाती हूँ। 2 हफ्ते बाद बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम ज़ोर शोर से शुरू हो चुका था। जब गारमेंट कंपनी में काम करने के लिए दिव्या जाती तो सचिन अपनी दीदी के चोरी छिपे कंस्ट्रक्शन साइट पर हेल्पर का काम करता था। एक दिन काम करते वक्त सचिन का पैर फिसल जाता है और गिर पड़ता है, जिससे उसके सर पर काफ़ी चोट आती है। साइट पर राहुल मौजूद था। वो जल्दी से सचिन को अस्पताल में भर्ती करवाता है। दिव्या जब शाम को घर आती है तो सचिन वहाँ नहीं दिखता। वो उसे ढूंढती है, उसके फ़ोन पर कॉल लगाती है तो फ़ोन राहुल उठाता है। हेलो सचिन, कहाँ हो तुम? दूसरी तरफ से राहुल बोलता है। हेलो, मैं राहुल बोल रहा हूँ। दिव्या घबराते हुए, कौन राहुल? सचिन कहाँ है? उसका फ़ोन आपके पास क्या कर रहा है? देखिए आप घबराइए मत, मेरी बात ध्यान से सुनिए। सचिन साइट पर काम करते वक्त गिर पड़ा। उसके माथे पर गहरी चोट आई है पर वो ठीक है। दिव्या अचंभित होते हुए, काम? वो छोटा है, कोई काम नहीं करता है। किस साइट की बात कर रहे हैं? किस अस्पताल में है? मैं अभी आती हूँ। देखिए आप शांत हो जाइए, सब ठीक है, आप गोयल अस्पताल आ जाइए। दिव्या जल्दी से फ़ोन कट करके किचन के एक डब्बे से पैसे लेती है और अस्पताल के लिए निकल जाती है। अस्पताल पहुंचने पर सचिन के माथे पर पट्टी देखकर दिव्या की आंखें अपने आप बरस पड़ती हैं। आंसुओं की बूंद सीधे सचिन के चेहरे पर गिरती है। वो नींद से जागते हुए धीमे स्वर में कहता है, दीदी मैं ठीक हूँ, आप रो क्यों रही हैं? तुझे ये फालतू के काम करने की क्या सूझी? क्यों तू मेरे से बिना पूछे और मेरी गैरहाजिरी में काम करने गया? मैंने तुझे कभी कुछ कमी होने दी क्या? कुछ कम पड़ रहा था तो मुझसे कहता, मैं और ज़्यादा काम करती। नहीं दीदी, कराते हुए सचिन कहने लगा, आपको दिन रात मेहनत करते देखता हूँ तो बहुत बुरा लगता है। मैंने सोचा मैं भी कुछ काम करूँगा तो आपको थोड़ी राहत भी होगी। और दीदी आपकी शादी भी तो करानी है, वो भी धूमधाम से। तो मैं भी करूँगा तो कुछ पैसे भी बच जाएंगे। सचिन की बातें सुनकर दिव्या भावुक हो जाती है और सचिन के गले लगकर खूब रोती है। फिर खुद को संभालते हुए कहती है, तू मेरी शादी की फिक्र मत कर, हम दोनों भाई बहन साथ रहेंगे। कोई शादी वादी नहीं होगी। तू पहले अच्छे से ठीक हो और जी लगाकर अपनी पढ़ाई पर मेहनत कर। मैं तुझे बड़ा अफसर बनते देखना चाहती हूँ, कोई हेल्पर वेल्पर नहीं। बस भी करिए, रो रो कर पूरा हॉस्पिटल डुबाने का इरादा है क्या आप दोनों भाई बहनों का? ऐसा जुल्म तो मत करिए, बेचारे दूसरे मरीज जिनको तैरना नहीं आता वो डूब जाएंगे। राहुल अंदर आते हुए कहने लगा। सुनकर तीनों हंसने लगे। दिव्या राहुल को देखकर कहती है, आप तो वही हैं ना जो उस दिन कमरा देखने आए थे? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? राहुल ने हंसते हुए कहा, तोरे नैना बड़े दगाबाज दे, कल मिले भूल गए आज दे। सचिन बीच में ही कहने लगा, दीदी मैं इनकी साइट पर काम कर रहा था और मुझे अस्पताल लाने वाले भी ये अंकल ही थे। दिव्या जैसे ही राहुल की ओर देखकर कुछ कहने जाती है, राहुल दिव्या के हाथों में सचिन का फ़ोन देते हुए, अब थैंक्स मत कहना, मुझे नहीं पता था सचिन आपका भाई है। आपसे दोबारा मुलाकात हो गई। दिव्या गुस्सा होते हुए, थैंक्स और आपको किस बात का? एक बच्चे को काम पर रखने से पहले इतना भी नहीं देखते कि उसकी उम्र काम करने की है भी या नहीं? सचिन धीरे से कहने लगा, अरे दीदी इन्होंने मुझे काम के लिए नहीं कहा था और ना इन्होंने मुझे काम पर रखा था। वो ठेकेदार से मैंने ही ज़बरदस्ती काम मांगा था। ये तो संयोग से साइट देखने आए थे और अपनी गाड़ी से तुरंत मुझे अस्पताल ले आए। दिव्या अपने बर्ताव पर थोड़ा शर्मिंदा महसूस करने लगी। राहुल ने कहा, अब सॉरी भी मत कहना और हाँ ये आंसू भी मत बहाना। सचिन को कल शाम तक डिस्चार्ज मिल जाएगा। फ़ोन में मैंने अपना नंबर सेव कर दिया है, कोई भी परेशानी हो तो बेझिझक कॉल कर देना। मैं सुबह फिर आता हूँ, कहकर वहाँ से जाने लगता है। सुनिए, दिव्या ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, बिना सोचे समझे मैं कुछ भी बोल गई और बहुत धन्यवाद जो आपने सही वक्त पर इसे अस्पताल पहुँचाया। राहुल हंसते हुए, अब मिलना जुलना लगा ही रहेगा। मेरा मतलब है अगर साइट पर कुछ ज़रूरत आन पड़ी और आपकी हेल्प चाहिए तो करेंगी ना? दिव्या, जी जो बन पड़ा ज़रूर करूँगी। राहुल वहाँ से चला जाता है और दिव्या सचिन को फल काट कर खिलाने लगती है। अगले दिन राहुल सुबह सुबह ही हॉस्पिटल आ जाता है। डॉक्टर से बात करने पर दिव्या से कहता है, आप घर आइए, मैं रुकता हूँ। शाम को आप दोनों को घर छोड़कर मैं अपने घर जाऊँगा। 2 दिन से घर नहीं गया, माँ चिंता कर रही होंगी।
आप कल रात घर नहीं गए थे तो कहाँ थे? मैं मज़दूरों के साथ ही था और अभी कुछ दिन यहीं रहने वाला हूँ। घर जाकर कुछ ज़रूरी सामान ले आता हूँ। माँ के भी कॉलेज में वेकेशन शुरू हो गए हैं तो वह गांव जाने वाली हैं। दिव्या आश्चर्य से, माँ कॉलेज क्यों जाती हैं? राहुल, प्रोफेसर हैं, पढ़ाती हैं। दिव्या के चेहरे पर एक उदासी सी आ जाती है राहुल के पूछने पर कि अचानक वो उदास क्यों हो गई, पर वह कुछ कहती नहीं और घर के लिए निकल जाती है। उसके जाने के बाद राहुल सचिन से पूछता है, आखिर तुम्हारी दीदी का चेहरा उतर क्यों गया? सचिन एक ठंडी आह भरते हुए, दीदी जब 10वीं में थी तो एक एक्सीडेंट में पिताजी गुजर गए। मैं बहुत छोटा था और माँ बीमार रहती थी। घर की सारी जिम्मेदारी दीदी पर आ गई। वह घर भी संभालती, बाहर भी कुछ ना कुछ काम करके 2 पैसे कमा लाती और अपनी मैट्रिक की परीक्षा भी बढ़िया से पास कर गई। वो पढ़ाई में बहुत तेज़ थी, आगे की पढ़ाई पढ़ना चाहती थी, पर मुझे पढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई बंद कर दी। सचिन की बातें सुनकर दिव्या के प्रति एक सम्मान और प्यार की तरंग जाग गई। वैसे भी दिव्या पर मोहित तो वो पहले से ही था। शाम को राहुल सचिन को डिस्चार्ज कराकर दोनों भाई बहन को घर छोड़कर अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। राहुल के जाने के बाद सचिन अपनी दीदी को छेड़ते हुए कहता है, दीदी अंकल कितने अच्छे हैं, इनके जैसा ही कोई राजकुमार आपके जीवन में भी आएगा और आपके जीवन को खुशियों से भर देगा। दिव्या अपनी आंखों को गुस्से से मटकाते हुए कहती है, बहुत बड़े हो गए हो, बड़ी बड़ी बातें करने लगे हो। छोटे हो, छोटे बनकर ही रहो। तुम्हें किसने कह दिया कि मैं दुखी हूँ? जिसके साथ इतना प्यार करने वाला भाई हो वो खुशी रहेगी ना। मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाली। मुझे तुम्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर बनाना है। दीदी मुझे ऐसा लगता है आप बहुत पढ़ोगी, बहुत आगे तक जाओगी। एक ठंडी आह भरते हुए दिव्या ने कहा, अब मैं क्या पढ़ूंगी, तुम पढ़ लो, समझूंगी मैंने पढ़ लिया। काफ़ी देर तक दोनों भाई बहन नोक झोंक करते रहे। अस्पताल की टेंशन से निकलकर नोक झोंक और हंसी मजाक करते दोनों जाने कब सो गए। अगली सुबह सचिन की चोट के कारण दिव्या ने अपने काम से छुट्टी ले रखी थी। दिन भर वो सचिन का वैसे ही ध्यान रख रही थी जैसे डॉक्टर ने कहा था। शाम को राहुल अपना ज़रूरी सामान लेकर उन्हीं 4 कमरों में से एक में रहने आ गया। उसने जानबूझकर दिव्या के नज़दीक वाला कमरा रहने के लिए लिया था। दिव्या ने चाय बनाई और राहुल को भी चाय का निमंत्रण दिया। दिव्या के हाथों की बनी चाय पीकर राहुल स्वाद की तारीफ किए बिना नहीं रह पाया। अगले दिन भी दिव्या सचिन की परवाह करते हुए काम पर जाने में आनाकानी करने लगी। सचिन गुस्सा होते हुए कहने लगा, आप मुझे बच्चा समझ रही हो? अब मैं 150 साल का बड़ा आदमी बन गया हूँ, अपना ध्यान भी रख सकता हूँ और आपका भी। दूर से राहुल दोनों की बातें सुनकर हंस पड़ा। उसने दिव्या से कहा, अब मैं भी यहाँ हूँ, मैं बीच बीच में इसे देख जाऊँगा। आप निश्चिंत होकर काम पर जाइए। वैसे भी सचिन सही कह रहा है, अब वह हम दोनों से भी बड़ा बन गया है। तीनों खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। धीरे धीरे दिव्या के व्यवहार और उसकी कार्यकुशलता, दूसरों की मदद करने के स्वभाव से दिव्या ना जाने कब राहुल के दिल में अपना घर बना बैठी। वह चोरी छुपके उसे निहारा करता और किसी न किसी बहाने से उसके आसपास ही रहा करता। यहाँ दिव्या के मन में भी किसी कोने में राहुल की एक अच्छी छवि बन गई थी। एक दिन मौका पाकर राहुल दिव्या से अपने प्यार का इकरार करते हुए कहने लगा, दिव्या मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा मैं तब से ही तुमसे प्यार करता हूँ। तुमसे पहली नज़र का प्यार हुआ है। तुम्हारी सरलता और सादगी ने ना जाने कब मेरे दिल में अपना घर बना लिया है। मैं चाहता हूँ मेरे घर को भी अपना घर बना लो। मुझसे शादी कर कर मेरी हमसफ़र बन जाओ। राहुल की ऐसी बातें सुनकर दिव्या अवाक सी खड़ी रहती है। वह क्या जवाब दे उसे नहीं सूझ रहा था। उसे चुप देखकर राहुल उदास होते हुए कहने लगा, अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं तो कोई बात नहीं। मैं तुम्हें पहले दिन से पसंद करता आया हूँ और सदा करता रहूँगा। मैंने एक बार भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि तुम्हारे मन में भी मेरे लिए कोई फीलिंग है या नहीं। बिना सोचे अपने प्यार का इजहार कर बैठा। संजीदा होते हुए दिव्या ने कहा, राहुल जी आप बहुत अच्छे इंसान हैं, पढ़े लिखे भी हैं। आपको कोई भी अपने बराबर की अच्छी और पढ़ी लिखी लड़की मिल जाएगी। क्यों मुझ गरीब और कम पढ़ी लिखी के साथ अपने जीवन को नरक बनाना चाहते हैं? वैसे भी सचिन मेरी जिम्मेदारी है, उसे मैं छोड़ नहीं सकती। दिव्या की बातें सुनकर राहुल ने थोड़े तेज़ आवाज़ में कहा, पागल हो गई हो? ये किसने कहा सचिन को छोड़ने के लिए? तुम साथ दोगी तो हम दोनों मिलकर उसे पढ़ाएंगे। और तुमसे किसने कहा तुम कम पढ़ी हो? अपना और अपने भाई का ध्यान रख रही हो, घर और काम दोनों संभाल रही हो, किसी पर आश्रित नहीं हो। तुम जैसी संगनी मेरे जीवन में आएगी तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। राहुल और दिव्या बात कर ही रहे थे। दिव्या कुछ कहने जा रही थी, तभी उसके पड़ोस की लक्ष्मी आंटी दोनों को एक साथ देखकर मुंह बिचकाते हुए कहने लगती हैं, दिव्या कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ इस अजनबी का तुम्हारे घर आना जाना उठना बैठना बहुत चल रहा है। तुम अकेली रहती हो, इसका यह मतलब नहीं कि जो मन में आए वो करती रहो और कोई कुछ कहे नहीं, अपनी मनमानी चलाती रहो। हमारे घर में भी बहू बेटी है, ये सब देखकर उन सब पर क्या असर पड़ेगा? वह भी यही सब सीखेंगी। तुम तो हो ही ऐसी, पहले भी तो इन हरकतों की वजह से तुम्हारा रिश्ता टूट गया।
तुम्हारे ही कारण तुम्हारी माँ इस सदमे से उभर ना पाई और दुनिया से चल बसी। दिव्या कब से उनकी बकवास बातें सुन रही थी। उसकी बर्दाश्त की सारी हदें ख़त्म हो गई। उसने ऊंची आवाज़ में चिल्लाते हुए कहा, बस भी करिए, क्या कहे जा रही हैं आप? कुछ भी अनाप शनाप बके जा रही हैं। मेरी वजह से माँ इस दुनिया में नहीं रही, ये कहते हुए आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई? बेटी नहीं हूँ आपकी, पर बेटी जैसी हूँ। उनका और मेरी आत्मीयता का अंदाज़ा आपको नहीं है। आप नहीं जानती कि वो मेरे लिए क्या थी और अब भी हैं। जानती हूँ, तभी तो कह रही हूँ, तुम्हारी जैसी बेटी भगवान किसी को ना दे। कौन माँ भला यह बर्दाश्त करती कि जहाँ वे खुशी खुशी रिश्ता तय कर आई है, वे एक क्षण में वहाँ से बेटी रिश्ता तोड़ आई, वो भी इसलिए कि किसी और से प्यार करती है। शर्म मुझे नहीं, तुम्हें आनी चाहिए। लक्ष्मी आंटी की कड़वी बातें दिव्या को घायल कर रही थी। उनकी जली कटी बातें सुनकर दिव्या की आंखों से आंसू बह निकले। दिव्या की आंखों में आंसू देखकर राहुल विचलित हो गया। उसने जो भी सुना उसे अनसुना कर दिया। उसका दिल ये हरगिज़ मानने को तैयार नहीं था कि दिव्या जैसी सुशील लड़की ऐसी वैसी हरकत कर सकती है। लक्ष्मी आंटी की तरफ देखते हुए राहुल ने कहा, दूसरों के घर झांकने से ज़्यादा अगर आप अपने घर पर ध्यान देंगी तो आपकी बहू बेटी बिगड़ेंगी नहीं। उनके बिगड़ने का कारण दिव्या हो ही नहीं सकती। वो एक देवी स्वरूप है। और एक बात ये भी जान लीजिए, हम दोनों जल्दी ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। और अब कृपया करके अपने काम से काम रखें तो बेहतर होगा। कहते हुए राहुल ने ज़ोर से दरवाज़ा लक्ष्मी आंटी के मुंह पर बंद कर दिया। रोती हुई दिव्या के आंसुओं को पोंछते हुए राहुल कहने लगा, पहली बार तुम्हें इतना टूटता हुआ देखा है। जानता हूँ और पूरा यकीन है मुझे कि जो कुछ भी हुआ होगा उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं होगा। इतने दिनों में मैंने तुम्हें अच्छे से जाना है। राहुल की ऐसी बातें सुनकर दिव्या भावुक होकर उसके गले लग जाती है। कुछ देर के बाद दिव्या कहती है, राहुल दरअसल बात यह है कि मोहित हमारे अगली गली में रहता था। बीच में ही दिव्या को रोकते हुए राहुल ने कहा, मुझे तुम्हारे कल से कोई लेना देना नहीं है और ना ही कुछ जानना चाहता हूँ। मैं जितना तुम्हें जानता हूँ उससे ये समझ में आ गया है कि तुम मेरे लिए परफेक्ट हो। दिव्या ने कहा, मैं फिर भी तुम्हें बताना चाहती हूँ ताकि भविष्य में फिर कोई लक्ष्मी आंटी कीचड़ न उछाल सके। मोहित और मैं साथ ही पले बढ़े, पर पापा की मौत के बाद मुझे अपनी पढ़ाई रोकनी पड़ी और मोहित पढ़ता रहा। मेरे मन में मोहित को लेकर एक अलग भाव थे। मुझे लगने लगा कि मैं उसे प्यार करती हूँ और माँ ने भी कहीं ना कहीं मेरे मन को पढ़ लिया। उसने मोहित की माँ से बात की। आंटी भी कहीं ना कहीं मुझे अपनी बहू बनाना चाहती थी और इसलिए झटपट उन्होंने शगुन भी भेज दिया। पर जब मैं मोहित से अपने प्यार का इजहार करने गई तो उसने बताया कि किसी पढ़ी लिखी और अपने बराबर की लड़की से शादी करना चाहता है। मैंने आंटी से झूठ कह दिया, मुझे कोई और पसंद है, इसलिए रिश्ता नहीं हो सकता। इन सब के पीछे मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि माँ और आंटी हमें ज़बरदस्ती की शादी में ना बांध पाए। पर जब मैं आंटी से बातें कर रही थी तो माँ ने सुना और उन्हें सदमा लगा। वो भी मुझे नहीं समझ पाई। कहते कहते दिव्या ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। राहुल ने उसे संभालते हुए कहा, मैं पहले ही जानता था कि तुम गलत हो ही नहीं सकती। माँ की मौत के बाद मुझे समझ आया कि वो प्यार नहीं सिर्फ लगाव था और वो लगाव भी ख़त्म हो गया। उसके बाद वो लोग भी यहाँ से चले गए। इतना कहकर दिव्या चुप हो गई। राहुल ने कहा, मैंने पहले ही कहा था मुझे इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें आज जानता हूँ और आज में तुम ही हो जो मेरे लिए परफेक्ट हो। अब ये आंसू पहुँचकर हंसी खुशी शादी की तैयारी में लगते हैं। माँ को कल ही तुमसे मिलने को कहता हूँ। मेरी पहली शादी है तो समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। मैंने तो 4-5 कर रखे हैं। ये कहकर दोनों मिलकर हंसने लगते हैं। 2 दिन में ही राहुल की माँ गायत्री देवी दिव्या को देखने आ गई। दिव्या की सुंदरता और सादगी ने उनका मन मोह लिया। वो उसका चेहरा देखते हुए सर पर हाथ फेरते हुए बोली, मुझे अपने बेटे की पसंद बहुत पसंद आई। अब जल्द से जल्द दुल्हन बनकर अपना घर और राहुल को संभालो और मुझे रिटायरमेंट दे दो। दिव्या अपनी पलकों को झुकाते हुए शर्म से सर को नीचे कर लेती है। गायत्री देवी फिर हंसते हुए सचिन से कहती हैं, मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है। माँ और सास दोनों का रोल प्ले करना है तो इस शादी की तैयारी में मेरा हाथ बटाना होगा। जी आंटी, मैं तैयार हूँ, सचिन ने तपाक से कहा। 1 हफ्ते की तैयारी के बाद दिव्या राहुल की अर्धांगिनी बनकर उसके घर आ गई। गृह प्रवेश की रीति ख़त्म करके नई शुरुआत, नई जिंदगी, नए सपनों की चुनरी माथे पर धर वो सुहाग सेज पर बैठी राहुल का इंतजार करने लगी। आखिर वो पल भी आ गया जब राहुल उसके सामने बैठा उसे निहार रहा था। घूंघट उठाने से पहले राहुल दिव्या का हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोला, कहते हैं पहली रात जब अपनी दुल्हन का चेहरा देखो तो मुंह दिखाई देनी पड़ती है, जो कि दुल्हन के लिए अनमोल धरोहर होती है जिसे वो यादगार के तौर पर हमेशा अपने साथ रखती है। आज मैं तुम्हें कुछ देने जा रहा हूँ। बदले में मेरी इच्छा है कि तुम भी आज मुझे वो दो जो मैं चाहता हूँ। दिव्या, मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ, पर जो भी कहोगे मेरे से बन पड़ेगा तो ज़रूर करूँगी। ये सुनकर राहुल थोड़ा रोमांटिक होते हुए कहता है, देखो मुकर मत जाना अपनी बातों से। दिव्या ने भी तेज में आकर, इतनी भी कमज़ोर नहीं हूँ, आप बोलिए तो सही। दिव्या के चेहरे पर से घूंघट उठाते हुए राहुल ने दिव्या के हाथ में कुछ किताबें रखते हुए कहा,
ये मेरी मुंह दिखाई है और अब तुम अपने सपनों को पूरा करो। ये मेरी चाहत है, मैं चाहता हूँ तुम आगे की पढ़ाई पूरी करो। मैंने फॉर्म भी भर दिए हैं और जूनियर कॉलेज में बात भी कर ली है। तुम्हें ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, आगे भी पढ़ना चाहो तो बेशक पढ़ सकती हो, पर मैं खुद को 5 साल से ज़्यादा नहीं रोक पाऊंगा। कहते हुए राहुल हंसने लगा। दिव्या की आंखों से आंसू बह निकले। अपनी आंखों के आंसू को पोंछते हुए उसने कहा, राहुल, हमारे सुहागरात पर यह कैसा तोहफा दे रहे हो, दूर रहने का, वो भी 5 साल। मेरा कम पढ़ा होना तुम्हें भी खल गया, इसलिए मुझे पढ़ाने के बाद मुझे अपनाओगे। तुम्हारी भी सोच मोहित जैसी ही निकली। उसने मुझे साफ साफ कहकर अपनी भावनाओं का मान रखा, पर तुमने तो सिंदूर के नाम पर मेरी भावनाओं का मजाक बनाकर रख दिया। नहीं जानती थी कि तुम मुझे कम पढ़ी लिखी का ताना इस कदर दोगे। दिव्या की ऐसी बातें सुनकर राहुल आहत हो उठा। उसने दिव्या को रोकते हुए कहा, बस करो दिव्या, तुम जानती हो क्या कह रही हो। मेरे प्यार को तुमने इतना ही समझा, समझ ही तो नहीं पाई कि प्यार होता क्या है, प्यार जैसा कुछ होता भी है या नहीं। एक के हाथों मजाक बनने पर भी बिना कुछ पूछे बिना कुछ जाने तुम्हारी हर बात पर आंख बंद करके विश्वास कर लिया कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तो जैसी हूँ वैसी ही अपना रहे हो। ये नहीं जान सकी कि तुम्हारा मन भी काला ही निकला। मैंने सोचा अपने प्यार को भुला दूं, कम से कम तुम्हें अपना प्यार मिल जाए तो भी मेरा जीवन सार्थक हो जाए। कहते कहते दिव्या ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। दिव्या को इस तरह रोता हुआ देखकर राहुल उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, तुम गलत सोच और बोल रही हो। उस दिन अस्पताल में जब सचिन ने बताया था कि तुम पढ़ने में तेज़ हो और आगे पढ़ना चाहती हो, तभी मैंने ठान लिया था कि तुम्हें किसी भी हालत में पढ़ाऊंगा। इसके लिए तुम्हें पत्नी बनाने की ज़रूरत नहीं थी। वो तो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और खुद से भी ज़्यादा करता हूँ। दूसरा कोई भी एरा गेरा मोहित या लक्ष्मी जैसी औरत फिर तुम्हें ताना या कुछ और कहना दे। और रही बात दूर की, तो हम साथ हैं, बस तुम्हारी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो इसलिए शरीर से दूर रहूँगा। ये 5 साल हम दोनों के इम्तिहान के दिन होंगे, जिसे एक दूसरे के साथ प्यार और विश्वास से ही पास किया जा सकता है। अगर तुम नहीं पढ़ना चाहती तो रहने दो, पर मेरे प्यार को गाली मत दो। मैं दिलो जान से तुम्हें चाहता हूँ और मेरे लिए तुम्हारी खुशी मायने रखती है। और कुछ नहीं। वह किताब को उठाकर वहाँ से हटाता है। दिव्या राहुल से वो किताबें लेते हुए कहती है, तुमने मुंह दिखाई मांगी थी तो अब मेरी बारी है। मैं पूरी कोशिश करूँगी ये तुम्हें पसंद आए। कहते हुए दिव्या राहुल के चेहरे को हाथों से उठकर ऊपर करते हुए कहती है, मुझे माफ़ कर दो मेरी घटिया सोच के लिए। मैं नहीं जानता था इतना बड़ा आरोप लगा दोगी मेरे ऊपर। मैं तुम्हारा यह अपना सपना नहीं, हमारा सपना पूरा करना चाहता था, यानी कि अब ख़त्म हो गया। नहीं जानता हूँ और यकीन है हमारे सपने को तुम ज़रूर पूरा करोगी। राहुल के इतना यकीन भरी बातें सुनकर भावुक होकर वह राहुल के गले लग जाती है। इतने प्यार से गले लगोगी तो मैं तुम्हें बाहों की कैद से रिहा नहीं होने दूंगा। फिर तो अपनी पढ़ाई पूरी करने में तुम्हें 5 साल के बदले 10 साल लग जाएंगे। 10 साल क्यों राहुल? क्योंकि हर साल तुम नन्हे मुन्नों की अम्मा जो बनती जाओगी। राहुल की बेतुकी बातें सुन दिव्या हंसने लगती है और फिर राहुल भी। दोनों हंसते हुए काफ़ी देर तक एक दूसरे के गले लगे रहे। दिव्या राहुल से दूर होते हुए कहती है, राहुल, इस उम्र में मैं कॉलेज जाऊंगी तो सब क्या कहेंगे? हंसेंगे सब मुझ पर। और सचिन भी मुझसे आगे है, वो भी बोलेगा बड़ी होकर भी छोटी क्लास में हूँ। कोई नहीं हंसेगा। और पढ़ने वाले बुढ़ापे तक पढ़ते हैं। फिर तुम्हारी उम्र तो अभी बच्चों वाली ही है। देखा नहीं कैसे बच्चे सी लड़ पड़ी थी मेरे साथ। कहते हुए राहुल हंसने लगा। आज दिव्या सुबह से ही उत्साहित थी। हो भी क्यों ना। उसका कॉलेज का पहला दिन जो था, किसी छोटे बच्चे की तरह वह बैग से कभी किताबें अंदर रखती, कभी बाहर निकालती। बैग कभी इस कंधे से तो कभी उस कंधे को लगाकर आईना देखती। आज मैं ऊपर, आसमान नीचे, आज मैं आगे, ज़माना है पीछे, गाते हुए वह उधम मचा रही थी। राहुल उसकी इस हरकत से आनंदित हो रहा था। पूरी तरह तैयार होने पर दिव्या राहुल से कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि दोबारा पढ़ पाऊंगी। तुमने तो सचिन को भी अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवा दिया और मेरे सपनों को भी पंख दे दिए। अपनी बाहों के घेरे में भरते हुए राहुल ने कहा, सपने सिर्फ तुम्हारे नहीं हमारे हैं। सकुचाते हुए दिव्या ने कहा, वो तो ठीक है, पर हमने माँ को बताया ही नहीं। अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो? राहुल, माँ भला क्यों इनकार करेंगी, बल्कि उन्हें खुशी होगी। तभी अंदर प्रवेश करते हुए माँ कहती है, कौन सी खुशी की बात कर रहे हो तुम दोनों? दिव्या, ये बैग लेकर कहाँ जाने की तैयारी है? दिव्या खुशी खुशी बताती है, माँ जी, आज से मैं कॉलेज जा रही हूँ। राहुल ने मेरा एडमिशन करवा दिया है। ये सुनकर माँ नाराज़ होकर राहुल को घूरते हुए गुस्से से कहती है, राहुल, तुम्हें मुझसे पूछने की भी ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि दिव्या कॉलेज जाएगी या नहीं? राहुल ने माँ के कंधे को बड़े प्यार से पकड़ते हुए कहा, माँ, मैं जानता था आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप पढ़ी लिखी और बहुत समझदार हैं और खुद एक प्रोफेसर हैं। शिक्षा का क्या महत्व है हमसे बेहतर आप समझती हैं।
हाँ समझती हूँ, तभी जानती हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई शादी से पहले की थी, बाद में नहीं। एक शादीशुदा पत्नी को अपना घर और पति का ध्यान रखना चाहिए। ये पढ़ाई लिखाई शादी के बाद पॉसिबल ही नहीं होता। क्यों पॉसिबल नहीं है माँ? मुझे पूरा यकीन था कि कोई कुछ कहे कुछ समझे, लेकिन आप और मैं हमेशा ढाल बनकर दिव्या के साथ खड़े रहेंगे। पर मुझे लगता है आप नहीं चाहती दिव्या आगे बढ़े। हाँ, मैं नहीं चाहती दिव्या आगे बढ़े। पहले जैसे अब माहौल नहीं है। मैं देखती हूँ लोगों को बहकने में देर नहीं लगती। तुम नहीं जानते कौन क्या कब और कौन सा रंग दिखा दे। दिव्या अभी एक समझदार पत्नी और बहू है। घर से निकलते ही 10 लोगों के बीच में कहीं ये आधुनिकता के रंग में न रंग जाए। वाह माँ वाह, क्या सोच है आपकी। अगर आप जैसी सोच पिताजी की भी होती तो आप आज इन्हीं 4 दीवारियों में कैद होती। आपको यकीन हो या ना हो, मुझे दिव्या पर पूरा भरोसा है। वो ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे घर या हमारी इज्जत पर आँच आए। आपको दिव्या का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने में प्रेरित करना चाहिए था। पर आप ये साबित कर रही हैं कि एक औरत की दुश्मन एक औरत ही होती है। एक औरत कभी ये नहीं चाहती दूसरी आगे बढ़े, पर जिसे जो करना हो करे और समझे। दिव्या को पढ़ना है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। दोनों माँ बेटे की बातें सुनकर दिव्या उदास होकर कहती है, घर का माहौल बिगाड़कर मुझे कुछ नहीं पढ़ना लिखना। ऐसे में तो मेरा ध्यान पढ़ाई पर भी नहीं जगेगा। आप दोनों मेरे कारण मनमुटाव मत कीजिए। दिव्या तुम कॉलेज जाओ, दोस्तों के बीच रहोगी तो मन भी लगेगा और घर की बातें भी ध्यान से निकल जाएंगी। ये सब फालतू की बातें हैं, तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो। धीरे धीरे माँ को भी समझ आ जाएगा। दिव्या भगवान को और माँ को प्रणाम करके अपने नए सफ़र पर चल पड़ती है। दिव्या घबराई सकुचाई सी कॉलेज पहुँचती है। वह डरी डरी अपनी पलकों को झपकाती है तो कभी आंखों से दाएं बाएं घूमती अपने क्लास को ढूंढ रही थी। इतने सालों बाद कॉलेज के माहौल को देख वो थोड़ा सहम सी रही थी। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, माफ़ करें। दिव्या उस आवाज़ की ओर मुड़ी। उसके चेहरे पर बालों की लट झूल गई। उसने देखा एक नौजवान उसी को आवाज़ दे रहा था। दिव्या ने पूछा, तुम मुझसे कुछ कह रहे हो? जी मेरा नाम संजय, कब से अपना कॉमर्स का क्लास ढूंढ रहा हूँ पर मिल नहीं रहा। क्या बता सकती हैं कि कहाँ है? उसकी नज़र दिव्या की सुंदरता को निहार रही थी। दिव्या थोड़ा सकुचाते हुए कहने लगी, मैं आर्ट्स की क्लास ढूंढ रही हूँ, मुझे भी नहीं मिल रही। दिव्या की बात सुनकर संजय हंसने लगा। मैंने पूछा भी तो किसी अनजानी से। लगता है तुम भी मेरी तरह पहले ही दिन कॉलेज आई हो। दिव्या ने मुस्कुराकर हाँ कहा तो दोनों हंसने लगे। चलो दोनों साथ में ढूंढते हैं। दिव्या ने भी हाँ में अपना सिर हिला दिया। कुछ ही आगे चलकर दोनों को बड़े बड़े अक्षरों में लिखा दिख गया, कॉमर्स क्लास और आर्ट क्लास। दोनों मुस्कुराकर अपने अपनी क्लास में चले गए। दिव्या की कदकाठी ऐसी थी कि सीनियर होने के बावजूद वो इन सब की हमउम्र ही लग रही थी। लंच ब्रेक में दिव्या कैंटीन से अपने लिए कुछ खाने के लिए ले रही थी। तभी संजय भी कैंटीन में था। दिव्या को देखकर उसने कहा, हेलो आर्ट। दिव्या उसे घूरने लगी। घूरो मत, नाम बता दो तो नाम से बुलाया करूँगा। यहाँ पहली मुलाकात तुमसे हुई, क्लास अलग है तो क्या हुआ? मेरी कॉलेज की पहली दोस्त तो तुम ही हो ना? दिव्या ने सर को हाँ में हिलाते हुए कहा। दिव्या नाम है मेरा। ओ तभी तुम दिव्याता से सिर्फ सर हाँ या ना में हिलाकर जवाब देती हो। नहीं नहीं, मैं बहुत बोलती हूँ, पर वो आज पहला दिन है ना। फिर दोनों हंसने लगते हैं। कॉलेज से आने के बाद दिव्या कॉलेज की हर बात राहुल को बताती है, यहाँ तक कि संजय से पहली मुलाकात और दोस्ती के बारे में भी। दिव्या ने अपनी पढ़ाई से शिक्षकों के मन में बढ़िया जगह बना ली थी। कोई भी प्रोग्राम हो दिव्या उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती। कभी कभी दोस्तों और सहेलियों के साथ कहीं आना जाना भी होता तो राहुल मना नहीं करता, पर माताजी ज़रूर कहती हैं कि देखो पंख फैलाने लगी है, समझ जाओ। उनकी बातों को राहुल नज़रअंदाज कर देता है। धीरे धीरे पूरा साल ख़त्म हो गया और दिव्या बहुत अच्छे नंबर से पास हुई और अब जी जान से इंटर बोर्ड की तैयारी में जुट गई। कुछ दिन की वेकेशन के बाद जब वो कॉलेज पहुंची तो सेकेंड ईयर के पहले दिन पहला लेक्चर लेने जो टीचर आए उसे देखकर दिव्या चौंक गई। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आए। ये यहाँ कैसे? पहले से हालत ख़राब दिख रही है, क्या हुआ होगा? यहाँ दिव्या के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। वहाँ दिव्या को देखकर टीचर अचंभित था। वह दिव्या से कुछ बात करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन ध्यान आया क्लास भरा हुआ है। उन्होंने दिव्या से कहा, रेसिस में मिलना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चारों तरफ देखते दिव्या ने धीरे से कहा, जी मोहित सर। रेसिस में दिव्या अपने क्लास में ही बैठी रही। आज वो कैंटीन भी नहीं गई। संजय ढूंढता हुआ दिव्या की क्लास में आया। उसे खोया देखकर पूछने लगा, क्या हुआ? उदास और खोई खोई नज़र आ रही हो। दिव्या ने कोई जवाब नहीं दिया। बहुत पूछने पर उसने कहा, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी और कोई बात नहीं है। संजय के मन में दिव्या को लेकर कुछ अलग ही भाव थे। उसकी उदासी उसे खल रही थी। संजय दिव्या को प्यार करने लगा था। वह उसकी पहली क्रश थी। कॉलेज छूटने के बाद दिव्या घर जाने लगी तभी पीछे से उसे एक आवाज़ सुनाई दी, दिव्या रुको। दिव्या उस जानी पहचानी आवाज़ को सुनकर समझ जाती है कि कौन है। वह उस आवाज़ को अनसुना करके आगे बढ़ जाती है। मोहित तेज़ कदमों से चलकर दिव्या के आगे आते हुए
तुम मेरी आवाज़ को अनसुना क्यों कर रही हो? मैं क्यों अनसुना करने लगी? चलो कहीं कॉफ़ी पर चलते हैं, बहुत दिनों बाद मिली हो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। कुछ देर सोचकर दिव्या मोहित के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और दोनों साथ साथ जाने लगते हैं। दोनों को साथ जाते देख संजय को बहुत बुरा फील होता है। वो गुस्से से उन्हें जाते देखता रह जाता है। वहाँ कॉफ़ी शॉप पहुंचकर 2 कॉफ़ी का ऑर्डर देकर मोहित आमने सामने बैठते हुए दिव्या से कहता है, दिव्या मैं कुछ दिन पहले तुम्हारे घर गया था, पता चला तुम्हारी शादी हो गई है। मैं एक बार तुमसे मिलकर माफ़ी मांगना चाहता था। माफ़ी? और मुझसे क्यों? दिव्या अचंभित होते हुए पूछा। दिव्या मैं जान गया कि अप्रैल फूल के दिन तुमने जो कहा था वो सच था। तुम सच में मेरे से बचपन से प्यार करती थी। मेरे बेरुखे व्यवहार के कारण तुमने अपने प्यार को मजाक का नाम दे दिया और बड़ी आसानी से सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लिया। तुम्हें शादी से इनकार नहीं था। मेरे इनकार के बाद तुमने इनकार किया, झूठा बहाना बनाकर। इस झूठ ने तुमसे तुम्हारी माँ छीन ली। अब इन सब बातों का क्या मतलब है मोहित? बात ख़त्म हो गई, मैं सब कुछ भूल गई। तो अब ये बीती बातें मुझे क्यों याद दिला रहे हो? दिव्या ने थोड़ी रुआंसी होते हुए कहा। मतलब है दिव्या, मोहित ने जोर देते हुए कहा। जब से मुझे ये पता चला कि मेरे कारण इतना सब कुछ हुआ, मैं तुमसे मिलकर माफ़ी मांगना चाहता था। मुझे कब तुमसे प्यार हो गया पता ही नहीं चला। तुम्हारी छोटी छोटी बातें याद आने लगी। हर वो लम्हा जो तुम्हारे साथ बिताया था याद आने लगा। अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। चलो सब कुछ भुलाकर हम अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। जो भी तुम्हारा पति है उसे भूल जाओ और हम दोनों मिलकर नए सफ़र की शुरुआत करते हैं। तुम तो बचपन से मुझे प्यार करती थी और प्यार कभी ख़त्म नहीं होता। कहते हुए उसने दिव्या का हाथ थाम लिया। मोहित की सारी बातें सुनने के बाद दिव्या कुछ सोचते हुए अपने हाथों को खींच लेती है और मोहित की आंखों में देखते हुए बड़े प्यार से कहती है, सच कह रहे हो मोहित, प्यार को कभी नहीं भुलाया जा सकता। मुझे खुशी हुई कि मेरा प्यार की कदर कर रहे हो। मेरा प्यार जाग गया और तुम मुझे शादीशुदा होने के बाद भी अपनाने को तैयार हो। जानते हो मोहित, मेरे और राहुल के बीच अभी तक पति पत्नी वाली कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें कभी भुला ही नहीं सकी थी। राहुल के साथ रहना मेरी मजबूरी है। अच्छा हुआ तुम आ गए और अब मैं इस रिश्ते से आज़ाद हो जाऊंगी। सच दिव्या, तुम मेरा साथ दोगी? हाँ मोहित, तुम मेरा पहला प्यार हो। तुमसे दूर कैसे रह सकती हूँ? पर अभी कुछ दिन मुझे वहीं रहना होगा ताकि अपनी पढ़ाई पूरी कर लूँ और तुम्हारे लेवल तक आ जाऊँ। तब तक हम टीचर और स्टूडेंट ही रहेंगे। बस कभी कभार यहाँ कॉफ़ी शॉप में मिला करेंगे। बोलो मंजूर? हाँ मंजूर। मोहित ने हाँ में हाँ मिलाई। दोनों खुशी खुशी वहाँ से चले गए। वहाँ कॉफ़ी शॉप में साइड में बैठा हुआ राहुल दोनों की बातें सुनकर हैरान था। उसे दिव्या की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, पर वो आखिर तक सब सुनकर भी चुपचाप बैठा रहा और उनके जाने के बाद भी वो घर चला गया। घर पहुँचने पर राहुल दिव्या से पूछता है, लगता है अभी आई हो, कहीं गई थी क्या? नहीं राहुल, कॉलेज से सीधा घर आई हूँ। पर आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? कुछ नहीं, तुमने अभी तक कपड़े चेंज नहीं किए तो मुझे लगा अभी आई हो। दिव्या ने बात अनसुना कर दी। अगले दिन से दिव्या जल्दी कॉलेज जाती और आने में देर करने लगी। अक्सर अब कॉलेज के बाद वो रोहित से मिला करती। एक दिन बातों बातों में दिव्या रोहित से पूछ बैठी, रोहित अब तो हम अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने वाले हैं। मुझे तुम्हारी पिछले ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है, पर जानना चाहती हूँ, तुम तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो, पैसे की भी तुम्हारे पास कमी नहीं रही, फिर तुम ये साधारण कॉलेज में क्यों पढ़ाने आए हो? तुम्हारे सपने का क्या हुआ? एक ठंडी आह भरते हुए मोहित ने बताया। दिव्या, तुम्हारे मना करने के बाद मैं गुस्से में था। माँ बहुत समझाती रही कि चलकर एक बार बात करते हैं, दिव्या मान जाएगी, पर मैं नहीं आया और ना माँ को आने दिया। मैंने अपने साथ काम करने वाली लड़की प्रिया से शादी कर ली, पर वो अपने तेवर दिखाने लगी। उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर उसकी तरक्की होती गई और बहुत जल्द वो बड़ी पोस्ट पर पहुंच गई। उसके बाद वो आए दिन लड़ाई झगड़ा। मैंने उस पर भरोसा करके अपनी सारी प्रॉपर्टी भी उसके नाम कर दी थी कि कम से कम अब शांति बनी रहे, पर इसके बाद तो लड़ाई झगड़े की चरम सीमा हो गई। आखिर तंग आकर मैंने उसे तलाक देकर दूर हो गया। मोहित की बातें सुनकर दिव्या जो जानना चाहती थी जान गई, पर वो पहले की भांति मोहित से मिलती रही। अब वो अपने पति राहुल से कह भी देती कि मोहित के साथ हूँ और देर हो जाएगी। राहुल की माताजी हमेशा दिव्या को ताने मारती, कहती कि देख लिया राहुल, कहती थी ना कि शादी के बाद पढ़ाओगे तो पढ़ाई में कम और मटर गश्ती में ज़्यादा मन लगेगा। राहुल चुपचाप सब सुनता रहा पर कभी कुछ जवाब नहीं देता। कॉलेज में इंटर ड्रामा कंपटीशन रखा गया। दिव्या और संजय को कोप भवन वाला दृश्य करने का मौका मिला, जिसमें केकई को अपने 2 वरदानों में भरत के लिए राज्याभिषेक और राम के लिए वनवास की मांग करनी थी। दोनों ने बहुत तैयारी की। रिहर्सल करते वक्त संजय दिव्या के और भी करीब आ गया। आखिर बेहतरीन परफॉर्मेंस हुआ। दिव्या और संजय के अभिनय को खूब सराहा गया। आखिरकार उन्हें पहला इनाम भी मिला। जिन जिनको इनाम मिला उनके लिए अलग से रामलीला मैदान में
जहाँ हर वर्ष रामायण होती है और जीते गए सहभागियों को स्टेज पर सबके सामने सम्मानित किया जाता था, वहीं पर दिव्या के कॉलेज को भी बुलाया गया। संजय मन ही मन सोच रहा था, वहीं पर मैं अपने प्यार का इजहार करूँगा। वहाँ मोहित भी सोच रहा था, बहुत हुआ मिलना जुलना, अब उस आखिरी दिन में दिव्या को अपना अपना लूँगा। दिव्या राहुल के पास आकर पूछती है, राहुल कुछ दिन से मैं मोहित से भी ज़्यादा मिल घुल रही हूँ, ये तो तुम जानते ही हो, आपको इस बात से कोई दिक्कत नहीं है? मेरा मोहित के साथ घूमना फिरना सब जानते हो ना आप, फिर भी कभी कभी कोई सवाल नहीं किया। क्यों राहुल, मुझे सबने ताने मारे, यहाँ तक कि माँ जी ने भी मेरे चरित्र को लेकर कई सवाल उठाए, पर आपने मुझसे अभी तक एक भी सवाल नहीं पूछा। क्यों क्यों नहीं पूछा? राहुल ने एक फीकी मुस्कान के साथ हंसते हुए दिव्या का हाथ अपने हाथ में लिया और कहने लगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी की है, मुझे तुम पर यकीन है। प्यार कभी बंधन नहीं चाहता, बस खुशी चाहता है। अगर तुम मोहित के साथ खुश हो तो मैं तुम्हें देखकर ही खुश रहूँगा कि मेरा प्यार जहाँ कहीं है खुश है, और मैं तुम्हारी खुशी में खुश रहूँगा। ये तुमसे किसने कहा राहुल कि मैं मोहित के साथ खुश रहूँगी? तुम्हें मुझ पर भरोसा होता तो तुमने जब मुझे मोहित से पहली बार कॉफ़ी शॉप में बात करते देखा था, क्यों हम दोनों के बीच नहीं आए? भरोसा होता तो हक से हमारी बातें सामने आकर सुनते। भरोसा होता तो घर आने पर मुझसे हक से अधिकार से पूछते कि मोहित के साथ क्या कर रही थी। तुम्हें कैसे पता कि मैं कॉफ़ी शॉप में था? राहुल ने नज़रें नीची करते हुए कहा, मैंने तुम्हें वहाँ से जाते हुए देख लिया था और ये जानती थी कि तुमने भी मुझे देख लिया है। मैं इंतज़ार करती रह गई कि तुम बीच में आकर हक से हमारे बीच बैठोगे, पर तुम नहीं आए। जब तुम्हें मुझ पर भरोसा है कि मैं कुछ गलत नहीं कर सकती, तो उस बात पर भी भरोसा करना होगा जो तुम्हें उस वक्त बताई थी, जब तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानना चाहते थे और मैंने मोहित के बारे में सब कुछ बता दिया था। बचपन का प्यार, बचपन की नादानियाँ थी और उन नादानियों को पूरी तरह भुला दिया है मैंने। जानता हूँ दिव्या, तुमने सब कुछ भुला दिया था, पर मुझे लगा मोहित को देखकर शायद तुम्हारा प्यार जाग गया हो, तभी तो तुम कॉफ़ी शॉप में मोहित से मिली थी और उसे वह सब भी बताया जो सिर्फ हमारे बीच में थी। नहीं राहुल, मोहित को इसलिए नहीं बताया कि मेरा प्यार जाग गया था, बल्कि इसलिए बताया कि मैंने तुम्हें वहाँ देख लिया था। मैं चाहती थी कि तुम हमारे बीच आकर मोहित की बेतुकी बातों का जवाब दो। प्यार दिन और रात नहीं है जो बार बार भूले जाएं और जाग जाएं। मोहित ने माफ़ी मांगी, वहाँ तक तो ठीक था, माफ़ कर दी थी, पर जब उसने अपने प्यार का इजहार किया तब भी तुम चुपचाप बैठे रहे। मुझे बहुत बुरा लगा। मोहित जैसे इंसान को अच्छे से जानती हूँ कि वो कैसा इंसान है, उसके साथ ज़रूर कुछ बुरा हुआ, तभी तो वो मेरे पास लौटना चाहता था, पर इतनी आसानी से वो मुझे नहीं बताता। उसमें सच्चाई निकलवाने के लिए मैं उसके साथ मिली रही। कहीं ना कहीं तुम्हारा विश्वास भी डोल गया था ना, नहीं तो तुम मेरी खुशी नहीं, पति और प्यार का अधिकार जताते। मेरी खुशी मोहित से है या तुम में से, ये तुम नहीं जान सके। जानता हूँ दिव्या कि मैं ही तुम्हारी खुशी हूँ, पर मोहित और तुम्हारी बातें सुनकर मैं डर सा गया। मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं करना चाहता था, पर सच कहता हूँ, मुझे एक बार को सच में लगा कि तुम मोहित की बातों में आ गई हो। मेरा भरोसा कुछ पल में ही डगमगा ज़रूर गया। मुझे इस गलती के लिए माफ़ कर दो। दिव्या आंखों को बड़ा करके घूरते हुए कहने लगी, फिर एक गलती कर रहे हो? अधिकार से गले लगो। इस सॉरी और थैंक्स को बैग में भर कहीं फेंक आओ। दोनों हंसते हुए एक दूसरे के गले लग गए। दिव्या ने राहुल से कहा, आज मुझे बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए इनाम मिलने वाला है, मैं चाहती हूँ तुम भी वहाँ आओ। मुझे पूरा यकीन है मोहित मुझे पाने के सपने देख रहा होगा, अब मुझे उसको जवाब देना है। तुम आ रहे हो ना? हाँ मैं आऊँगा, कहते हुए राहुल दिव्या से कहता है, छोड़ो ना मोहित को, क्यों उसकी टेंशन लेती हो? उसे तो कब का छोड़ दिया था, पर उसे अब आंख चुराकर नहीं, आंख मिलाकर हमेशा के लिए दूर करना है। राहुल मजबूती से दिव्या का हाथ पकड़ लेता है। स्टेज पर रंगारंग कार्यक्रम चल रहा था। एक रो पर दिव्या, संजय और दिव्या के कुछ क्लासमेट बैठे थे। दिव्या ने अपने बगल वाली सीट खाली रखी थी। ये सीट किसके लिए है? दिव्या की एक सहेली ने पूछा। दिव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, हस्बैंड के लिए। सुनकर संजय बोल उठा, तुम शादीशुदा हो? मेरा मतलब शादी की कोई निशानी नहीं पहनती तुम? जब दिल पर निशाना छप गया है तो बाकी की निशानी तो नाम की होती हैं, दिव्या ने कहा। सुनकर संजय चुप हो जाता है। उसकी पहली क्रश शादीशुदा है। सुनकर उसे धक्का लगता है, पर दिव्या के चमकते हुए चेहरे को देखकर समझ जाता है कि वो अपने पति को बहुत प्यार करती है। वह मन ही मन सोचता है, क्रश तो हमेशा रह ही सकती है, शादीशुदा है तो क्या हुआ। तभी राहुल वहाँ आता है। दिव्या सबसे उसका परिचय करवाती है। सबसे मिलने के बाद सीट पर बैठ जाता है। अभी हंसी मजाक का कुछ ही समय बीता होगा कि दिव्या की नज़र मोहित पर जाती है। वह वहाँ से उठकर मोहित के पास गई। खुशी खुशी मोहित का हाथ पकड़ दिव्या कहती है, मोहित मैं चाहती हूँ जब मुझे इनाम मिले तो तुम मेरे साथ स्टेज पर आओ। आओगे ना साथ मेरे? चलो। वह उसे खींचने लगती है।
मोहित अपना हाथ छुड़ाते हुए, क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो, सब देख रहे हैं, स्टेज पर सबके सामने मैं क्यों? मोहित हिचकते हुए कहता है। क्यों मोहित, सब देख रहे हैं तो देखने दो, मेरे साथ आने में अब भी शर्म आ रही है ना तुम्हें? तुम मेरे सर हो और मैं तुम्हारी स्टूडेंट, सब देखेंगे तो क्या कहेंगे, यही सोच रहे हो ना? नहीं तो, मोहित हकलाने लगा। हाँ यही बात है मोहित, तुम्हें प्यार ने नहीं बल्कि तुम्हें तुम्हारे ईगो ने मेरे पास वापस आने के लिए मजबूर किया। जब तुम्हारा घर टूटा तब तुम मुझे तलाशने लगे, और जब पता चला मैं तुम्हें भुला चुकी हूँ और अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ तो तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मेरा घर तोड़ने आ गए। तुम्हारे कारण ही मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही। पड़ोसी होने के नाते ही सही, अब तो एक बार उन्हें देखने तक नहीं आ सके। लेकिन जब प्रिया तुमसे आगे बढ़ने लगी तब भी तुम्हारी ईगो को हर्ट हुआ और तुम खुद लड़कर उससे दूर हुए और मेरे सामने प्रिया को गलत कहने लगे। कितने खुदगर्ज हो तुम। अपनी बराबरी की तलाश करते रहे। कम पढ़ी लिखी लड़की गवारा नहीं थी और अपने से आगे प्रिया को तुम बर्दाश्त नहीं कर सके। प्यार ऊंच नीच अमीरी गरीबी नहीं देखता, वो साथ देता है हर हाल में, हर परिस्थिति में। शादी के बाद राहुल मुझे पढ़ा रहे हैं, वो भी मेरी इच्छा थी पढ़ने के लिए। इन्होंने मेरी इच्छा का मान रखा। इन्होंने कभी मेरा मजाक नहीं बनने दिया, ना बनाया, बल्कि हाथ पकड़कर आगे बढ़कर चलना सिखाया। जब मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार करने आई थी तो तुमने मेरा तो छोड़ो, प्यार का ही मजाक बना दिया था। तुम शादी से इनकार करते मुझे दुख नहीं होता, लेकिन प्रेम को रुपयों और पढ़ाई में तोल दिया तुमने। मेरे बिना तो तुम सदा पूरे ही रहे थे, लेकिन राहुल के बिना मैं अधूरी रह जाती। आज तुमने भी तो मेरा और मेरे प्यार का मजाक ही बनाया ना दिव्या। फिर क्या फ़र्क रह गया तुम में और मुझ में? मोहित ने आंखें नीची करते हुए कहा। मैंने प्यार का कोई मजाक नहीं बनाया। आज भी तुम शर्मिंदा हुए और साथ आने में घबराने लगे, दिव्या ने कहा। दिव्या ने कभी तुम्हारे प्यार का मजाक नहीं बनाया, वो सिर्फ गलत और सही बता रही है। तुम्हें हकीकत का आईना दिखा रही है, प्यार के मायने बता रही है। तुम जानते थे अपनी ज़िंदगी में दिव्या खुश है, लेकिन उसकी खुशी तुमसे बर्दाश्त नहीं हुई। उसका आगे बढ़ना तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि ठोकर लगने के बाद तुम खुद को पूरा करने के लिए इसके पास वापस आना चाहते थे। तुम्हें कोई प्यार नहीं था, इसलिए तो अभी भी जब तुम्हें सबके सामने चलने के लिए इसने कहा तो तुम घबरा गए। क्यों घबराए? कोई भी स्त्री या पुरुष कभी अधूरे नहीं होते, वो सदैव पूरे ही होते हैं। कमियां या खूबियां ये सिर्फ और सिर्फ हमारी सोच है। राहुल ने मोहित के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। रोहित की नज़रें झुक गई। तभी स्टेज पर दिव्या का नाम बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए पुकारा गया। दिव्या राहुल और संजय के साथ स्टेज पर पहुंच गई। राहुल और दिव्या पूरी तरह से हाथ बांधे, एक दूसरे को कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे के साथ थे। तुम्हारे बिन अधूरी हूँ, दिव्या ने राहुल का हाथ थामते हुए कहा। ये किसने कहा कि तुम अधूरी हो? एक दूसरे के साथ से हम पूरे हैं, तो आइंदा ये अधूरी वाली बातें मत करना, वरना इसे भी बैग में भरना पड़ेगा। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं।